हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इनकम टैक्स की, जो हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। और टैक्स सबसे पहली बार इंडिया में कब आया? 1860 के अंदर। और कौन लेकर के आए? जेम्स विल्सन, ठीक है। ये हम बात डिस्कस कर चुके थे कि टैक्स इंडिया में 1860 में आया था और सर जेम्स विल्सन ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी फीस होता है, ठीक है, जो कि कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। और किस किस पे चार्ज करता है? ऑन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता है, ऑन इनकम और ऑन सर्विसेज। ये हम देख चुके थे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। और देखिए, इसके साथ में हमने डेफिनेशन देखी थी कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, ठीक है। तो इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। और ये डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है। हिंदी में अगर कहें तो जो आयकर है, आय पे लगता है और वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट। फिर हमने देखा था इन इंडिया टाइप्स ऑफ टैक्स, इंडिया के अंदर टैक्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमने देखे थे। तो इंडिया के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब प्रत्यक्ष कर, ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये हमने देखा था। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट टैक्सेस इज सच अ टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इट इज बोर्न बाय द पर्सन विच इज पेड द टैक्स, ठीक है। तो जिस पे ये टैक्स लगता है वही उसको क्या करेगा? बोर्न करेगा, वही उसको पेड करेगा, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ इट इज बोर्न बाय द कस्टमर। और ये कौन बोर्न करता है? कस्टमर। जबकि ये लगता किस पे है? ये लगता है ट्रेडर पे। किस पे लगता है? ट्रेडर पे लगता है, लेकिन वो बर्डन किस पे शिफ्ट हो जाता है? कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके, जिसका जो कर भुगतान करने का जो दायित्व है वो फाइनली किस पे चला जाता है? कस्टमर पे चला जाता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिनका भार भुगतान करने वाले पर न पड़कर उपभोग करने वाले पर पड़ता है, ठीक है। उपभोग करने वाला जो इंसान होता है उस पे पड़ता है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे इंडिया में, वन कंट्री वन टैक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे हमने देखा था इनकम टैक्स इज रेगुलेटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो किससे रेगुलेटेड होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 से रेगुलेटेड होता है, ठीक है। आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा नियंत्रित और रेगुलेटेड होता है उसके द्वारा। फिर बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, ठीक है, वो बना तो 1961 में था, लेकिन 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत में लागू हो गया। तो 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी कल। फिर बात करते हैं, दिस एक्ट कंटेन्स 298 सेक्शन। इसमें कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस इसके अंदर है। और 14 इसके अंदर क्या है? शेड्यूल्स है। 14 इसमें क्या है? अनुसूचियां। अनुसूचियां 14 इसमें अनुसूचियां है और 298 क्या है? धाराएं हैं इस अधिनियम के अंदर, ठीक है। 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां है आयकर अधिनियम के अंदर। फिर आगे चलते हैं, इनकम के बारे में हमने पढ़ा था
इनकम मीन्स एनी टाइप ऑफ अर्निंग, किसी भी प्रकार का जो उपार्जन अर्जन है, ठीक है, जो हम अर्जित करते हैं वो क्या कहलाती है, आय कहलाती है, ठीक है। आय कितने प्रकार की हो सकती है, टाइप्स ऑफ इनकम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है। एक तो हो जाती है हमारी कौन सी, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। द इनकम विच ऑन विच द टैक्स इज चार्ज इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। और सेकेंड हो जाती है टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड इनकम सेकेंड हो जाती है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो टैक्स फ्री होती है वो एग्जम्प्टेड या टैक्स फ्री इनकम कहलाती है। फिर बात करते हैं आगे। आगे देखिए असेसमेंट ईयर, फिर हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये 12 मंथ का क्या होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है कब, 31 मार्च को, ठीक है। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, ये 12 महीने का जो टाइम पीरियड होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। हम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, हम टैक्स लायबिलिटी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जिस ईयर के अंदर, वो ईयर हमारा क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर कहलाता है। और ये 12 मंथ का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट असेसमेंट ईयर इज, अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2021-22। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2021-22, जो कि कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, विल एंड ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो हमारा करंट असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें, करंट असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, अच्छे से आपको याद करना है, 2021-22 हमारा करंट असेसमेंट ईयर है, ठीक है। क्लियर हो गया मैटर। फिर चलते हैं आगे। फिर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर देखिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब हमारे असेसमेंट ईयर से जस्ट बिफोर वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ठीक है। अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर है हमारा 2021-22। तो इससे जस्ट पहले वाला ईयर कौन सा था, इससे जस्ट पहले वाला ईयर था 2020-21, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है इससे पहले वाला, वो हमारे क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो हमारे असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। और अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो इस असेसमेंट ईयर के लिए कौन सा है, 2020-21, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्ट की, ठीक है। फाइनेंशियल एक्ट को क्या कहते हैं हम, वित्त अधिनियम, हिंदी में हम कहते हैं इसे वित्त अधिनियम। लिख देती हूं मैं इसे हिंदी में, इसे हम कहेंगे वित्त अधिनियम। अब देखिए वित्त अधिनियम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, द फाइनेंस एक्ट 2020। कौन सा फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2020 की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा एंड द फाइनेंस एक्ट पास्ड अर्लियर विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर है हमारा 2021-22। तो इसके लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा होगा, फाइनेंस एक्ट 2020। और इससे पहले के जितने भी फाइनेंस एक्ट पास किए गए हैं वो सारे के सारे फाइनेंस एक्ट इस असेसमेंट ईयर पर लागू होंगे, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर पर जो वित्त अधिनियम लागू होगा वो अभी हमारा जो वर्तमान असेसमेंट ईयर चल रहा है, करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2021-22, उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2020
ठीक है, वित्त अधिनियम 2020 और इससे पूर्व के जितने भी वित्त अधिनियम है वो लागू होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब हेड्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं। हेड्स ऑफ इनकम जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में, आय के स्रोत या साधन। इन्हें हम कहते हैं आय के स्रोत या साधन। यहां से आपके जो इनकम टैक्स की कहानी है वो थोड़ी अच्छे से चालू होती है। तो देखिए हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए किसी भी इंसान को जो इनकम हो सकती है वो कहां से हो सकती है। ठीक है, उसके आय के स्रोत क्या है, आय के साधन क्या है। ठीक है, तो अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इनकम को क्लासिफाई किया है कि अगर किसी इंसान को जो इनकम हो सकती है वो किस से हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, किससे हो सकती है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। यहां पे हम कह सकते हैं वेतन से आय, वेतन से आय। फिर हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय। ठीक है, और किससे हो सकती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय। ठीक है, फिर बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। तो ये जो है हमारे, ये क्या है, हेड्स ऑफ इनकम है, आय के साधन है, आय के स्रोत है। ठीक है, तो 5 हमारे ये जो सीक्वेंस है इसका बहुत हमें ध्यान रखना है पांचों का। पहले वेतन से आय, फिर मकान संपत्ति से आय, फिर व्यवसाय और पेशे से आय, फिर पूंजी लाभ से आय और फिर अन्य साधनों से आय। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को इनकम होती है तो इन पांचों में से किसी एक में से हो सकती है, या हो सकता है इन पांचों से हो, या इन पांचों में से किसी एक दो स्रोत से हो। ठीक है, अब जैसे कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें, जैसे एक पर्सन है हमारे सामने एक्स। ठीक है, ये एक्स है, मिस्टर एक्स। इन एक्स को जो है सैलरी से इनकम हो सकती है, ये कहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे एम्प्लॉयड है, तो इनको क्या मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है। ठीक है, इनकम के रूप में क्या मिल सकती है, सैलरी मिल सकती है। ठीक है, और अगर इनके पास अपना एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनके पास एक घर है, मकान है, जिसको इन्होंने क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे दिया तो इनको क्या मिल सकती है, रेंट मिल सकती है हाउस की। ठीक है, तो वो जो रेंट मिली है वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में आएगी। उसको फिर हम कंप्यूटेट करना सीखेंगे कि इसमें कैसे किया जाता है, पर आएगी किस में, वो इसमें आएगी। फिर बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर इनका अपना कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, तो इनको किससे इनकम हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है। ठीक है, अगर इनकी दुकान है, ये ट्रेडिंग का काम करते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, ये प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो इनको क्या मिलेगा, इनको होगा प्रॉफिट। ठीक है, और वो प्रॉफिट कौन सा हेड का होगा, बिजनेस हेड का होगा। ठीक है, तो अगर इनको कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें चला जाएगा। फिर बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, इनके पास कोई विशेष ज्ञान है, योग्यता है, ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स है, प्रोफेशनल इनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो उनको अगर कोई फीस वगैरह मिल रही है, ठीक है, तो वो फीस क्या रहेगी, उनकी प्रोफेशन की इनकम रहेगी। ठीक है, इसको कैसे कंप्यूटेट करना है वो हम सब सीखेंगे। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन की, पूंजी लाभ।
पूंजी लाभ में क्या होता है कि इनके पास इनकी कोई प्रॉपर्टी थी, सपोजिवली कोई पुराना इनका हाउस था, ओल्ड हाउस, ठीक है, इनका क्या था, ओल्ड हाउस था। इन्होंने क्या किया, उस ओल्ड हाउस को बेच दिया। और ओल्ड हाउस को बेचा कैसे, उन्होंने खरीदा तो उसको कितने में था, 2 लाख में खरीदा था, ठीक है, खरीदा तो था 2 लाख में, लेकिन इन्होंने सेल उसको कितने में किया, 10 लाख में, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि इसमें 8 लाख का क्या हुआ है, इनको गेन हुआ है, लेकिन एक्चुअली 8 लाख का हुआ नहीं है। बाद में जब हम कंप्यूटेट करना सीखेंगे तो देखेंगे। तो लेकिन इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो इन्हें प्रॉफिट तो हुआ, ठीक है, मतलब कोई एसेट्स खरीदा 2 लाख में, बेचा 10 लाख में, तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, ऐसा एक बार मान लेते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल गेन कहलाता है, ठीक है। अदर सोर्स के अंदर बात करें अन्य साधनों से, अन्य साधनों में जैसे बैंक के इंटरेस्ट हो गए, एफडी पे इंटरेस्ट हो गया, कंपनी से डिविडेंड हो गया, डिबेंचर, सिक्योरिटीज या जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे उनके इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, इनका कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, ठीक है, और भी बहुत सारी इनकम है, जैसे ट्यूशन फीस हो गई। तो दूसरे भी कोई सोर्सेज की इनकम है तो वो अदर सोर्सेज में डाली जाती है। अब अगर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करें, सिर्फ एक इंसान की, तो एक इंसान को किसी एक साधन से या एक से अधिक साधन से इनकम हो सकती है, ठीक है। कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसको 5 हेड से इनकम होती हो, ऐसा भी हो सकता है, और कोई बंदा ऐसा होगा जिसको सिर्फ एक ही हेड से होती हो, कोई ऐसा होगा जिसको 3 हेड से होती हो, ठीक है। तो मतलब ये आय के साधन है, आय के स्रोत है, जहां से किसी इंसान को क्या होती है, इनकम होती है। समझ में आ रहा मैटर। फिर बात करते हैं आगे, यहां तक सब क्लियर है, फिर चलते हैं आगे हम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं असेसी की। असेसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम, करदाता, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, करदाता। हिंदी में आप लिख दीजिएगा इसको, करदाता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। असेसी मीन्स अ पर्सन, ठीक है, असेसी क्या है, एक पर्सन है, बाय हुम, जिसके द्वारा एनी टैक्स, ठीक है, एनी टैक्स, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, और एनी अदर सम ऑफ मनी, ठीक है, या एनी अदर सम ऑफ अमाउंट इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका की कोई भी अमाउंट या कोई टैक्स जिसको पेड करना है, कौन से एक्ट में, 1961 के एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अधीन उसे कोई भी राशि या कोई भी टैक्स पेड करना है, वो इंसान क्या कहलाता है, करदाता कहलाता है, ठीक है। हिंदी में हम कहें तो करदाता से मतलब ऐसे इंसान से होता है जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या हो, देय हो, ठीक है। मतलब उसे क्या देना है, उसे या तो टैक्स देना है या एनी अदर कोई अमाउंट, ठीक है, जो कि टीडीएस वीडीएस कुछ भी हो सकती है। तो दूसरी कोई भी टैक्स या दूसरी कोई भी अमाउंट अगर वो देने के लिए लाइबल है, किसके अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, तो वो इंसान क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। अब हम इसे अपनी जनरल लैंग्वेज में हम क्या कह लेते हैं, इसको टैक्स, जनरल लैंग्वेज में हम कहेंगे इसे टैक्स पेयर, क्या कहेंगे, टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेमेंट करने वाला, टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करने वाला होता है टैक्स पेयर, वो असेसी कहलाता है, जिसको कि कोई टैक्स पेड करना है या एनी अदर कोई भी अमाउंट, एनी अदर सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, एनी अदर सम ऑफ अमाउंट पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो क्या है, लाइबल है पेड करने के लिए, ठीक है, जिसको कि कोई अमाउंट पेबल करनी है, देनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे कि कोई कर या अन्य कोई राशि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, पर्सन। अब देखिए अभी अभी हमने जो डेफिनेशन देखी है असेसी, ठीक है, अब असेसी के अंदर एक वर्ड आया है, इसको बड़ा ध्यान से आप देखिए, पर्सन, ठीक है। अब ये पर्सन का मतलब हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, इंसान से लगा रहे हैं, क्यों, हमें तो ये लगता है टैक्स पेड कौन करता है, इंसान करता है, लेकिन इस पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट
1961 में कुछ और दे रखी है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो पर्सन का मतलब है वो कुछ और है, क्योंकि देखिए पर्सन से यहाँ पे तो हमें यही लग रहा है कि एक इंसान है जिसको कि टैक्स पेड करना है या कोई भी अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेड करनी है, वो इंसान क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि पर्सन की देखिए कैसे डेफिनेशन आपको चेंज होती है माइंड में। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सन का जिक्र हुआ ना, जो पर्सन का नाम आया, उस पर्सन का मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, व्यक्ति ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं पर्सन से, व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति किसे माना गया है, व्यक्ति किसे माना गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो देखिए पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, एक बार ध्यान से देखिए, एन इंडिविजुअल, इसके अंदर क्या आ जाता है, एक व्यष्टि। अब देखना ध्यान से आप, व्यष्टि इसके अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, इसको हम कहते हैं संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्म, फिर बात करते हैं कंपनी, फिर बात करते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। लोकल अथॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं स्थानीय सत्ता, ठीक है। फिर बात करते हैं एनी आर्टिफिशियल पर्सन, अन्य कृत्रिम व्यक्ति, अन्य कृत्रिम व्यक्ति। अब देखिए ध्यान से, पर्सन का मतलब क्या, पर्सन सिर्फ व्यक्ति से नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन जिसे हम इंसान कहते हैं, ठीक है, जिसमें राम, सीता, मोहन, गीता, जो भी इंसान आ जाते हैं, उसको इनकम टैक्स में क्या बोला गया है, व्यष्टि। क्या बोला गया है, व्यष्टि, ठीक है, इंडिविजुअल कहा गया है उसे, पर्सन नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, इंडिविजुअल। फिर बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए कितने टाइप के असेसी होते हैं, कितने टाइप के टैक्स पेयर होते हैं, वो इसी डेफिनेशन में पता चलता है। एक तो क्या होता है, एन इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंसान, जैसे कि राम, सीता, गीता, मोहन, नीता, ठीक है, वो सारे कुछ। फिर दूसरी बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार भी इंडिया के अंदर असेसी होता है और इंडिया के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में आता है, टैक्स पेड करता है। फिर बात करते हैं फर्म, फर्म का मतलब यहाँ पार्टनरशिप फर्म से है, ठीक है, फर्म भी क्या करती है, इंडिया के अंदर टैक्स पेड करती है, वो भी एसएससी की कैटेगरी में आती है और उसे भी पर्सन में डाला हुआ है। और फिर बात करते हैं कंपनी की, कंपनी भी क्या आती है, एसएससी की डेफिनेशन में आती है, ये भी इंडिया के अंदर कोई भी टैक्स पेमेंट करती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, AOP, AOP है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन, ये एक फर्म में होती है जिसका अगर असेसमेंट एज ए फर्म नहीं हो पाता तो किस में होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में स्थानीय सत्ताएं आ जाती है, जो नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। फिर एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, अन्य कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, दूसरे कोई भी जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे बात करते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम से, इसे हम हिंदी में कहते हैं सकल कुल आय, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकल कुल आय, ठीक है। अब देखिए सकल कुल आय क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ द इनकम बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। अब देखिए ये सकल कुल आय के अंदर क्या बात आ जाती है, सकल कुल आय के अंदर बात आती है कि ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब ये है कि हमारे इनकम के जो 5 हेड्स हैं,
ठीक है। इनकम के जो अभी अभी हमने पांचों हेड्स देखे हैं, उन पांचों हेड्स की जो इनकम होती है उनकी जो टोटल होती है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की 1 या 2 या 3 या 4 या पांचों हेड से इनकम होती है तो इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ करके जो टोटल आती है वो टोटल हमारे क्या कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। ठीक है, तो आय के जो स्रोत है या आय के जो साधन है या आय की जो हेड्स है, ठीक है, शीर्षक है, उन शीर्षकों से होने वाली आय को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, एग्रीग्रेट अमाउंट ऑफ ऑल इनकम, एग्रीग्रेट मतलब जोड़ी हुई अमाउंट, ठीक है, किस किस की इनकम, ऑल 5 हेड्स की, पांचों हेड्स जो होते हैं उसकी इनकम को जोड़ दिया, लेकिन उसमें से जो डिडक्शंस है, कौन से डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक के जो डिडक्शंस है वो अगर माइनस नहीं किए हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। ठीक है, हमारी इनकम के जो पांचों हेड से होने वाली इनकम है उसकी जो टोटल है वो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है, जिसमें से 80C से 80U तक की डिडक्शंस को माइनस नहीं किया हुआ होता है, डिडक्शन नहीं दी हुई होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आज के लिए हम ये लास्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए टोटल इनकम है, टोटल इनकम को हिंदी में कहते हैं कुल आय। ठीक है, इसका नाम है कुल आय, और हम इसे इंग्लिश में जो दूसरे नाम से कह सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इसे हम टोटल टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं, मतलब कुल कर योग्य आय, कुल आय या कुल आय टोटल इनकम। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, टोटल इनकम मीन्स अ बैलेंस ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिडक्शंस। ठीक है, तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी ना, हमने अभी देखा था हमने ग्रॉस टोटल इनकम, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो टोटल हमने निकाली थी, अगर उसमें से हम क्या कर दे, लेस कर दे, क्या लेस कर दे, उसमें से हम लेस कर दे डिडक्शंस, क्या लेस कर दे, डिडक्शंस लेस कर दे, कहां से कहां तक के, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80C से लगा करके कहां तक के लिए दे रखे हैं, अंडर सेक्शन 80U तक जो दे रखे हैं डिडक्शन, अगर किसी पर्सन इसमें एप्लीकेबल होता है, कुछ उस कैटेगरी में आता है तो हम उसमें से देंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद पीछे जो हमारी इनकम बचती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो हमारे पांचों हेड की इनकम को ऐड किया और जोड़ा तो क्या आई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे ही हमने अंडर सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शन माइनस किए तो हमारी क्या आ गई, टोटल टैक्सेबल इनकम। ये देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक के जो माइनस कर दिए वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके टोटल इनकम तक की डेफिनेशंस। बाकी की जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर इनकम, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, वो सारे कुछ देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।